5 नवंबर 2020। 4 नवंबर की सुबह रायगढ़ पुलिस और मुंबई पुलिस की टीम के संयुक्त अभियान में रिपब्लिक भारत के मालिक और संपादक अर्णब गोस्वामी को उनके वर्ली स्थित घर से गिरफ्तार कर लिया गया। एपीआई सचिन वाजे की टीम ने अर्णब को उनके घर से गिरफ्तार करके एक अदालत में पेश किया, जहां से अर्णब गोस्वामी को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। हालांकि देर रात अदालत में अर्णब गोस्वामी ने बंदरों की तरह काफी उछल कूद की कोशिश की, लेकिन जब जज ने उन्हें कस कर डांटा तब जाकर के वो चुप हुए। अर्णब गोस्वामी पर आईपीसी की धारा 306 के तहत साल 2018 में एक इंटीरियर डिजाइनर और उनकी मां को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप है। इस दौरान अर्णब गोस्वामी पर मुंबई पुलिस ने एक और एफआईआर दर्ज किया है। पुलिस ने उन पर गिरफ्तारी के दौरान महिला पुलिस कर्मी से मारपीट के आरोप में केस दर्ज किया है। यही नहीं, उनकी पत्नी, उनके बेटे और 2 अन्य लोगों के खिलाफ भी इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। बता दें कि अलीबाग पुलिस जब मुंबई पुलिस की एक टीम के साथ वर्ली स्थित अर्णब के घर गई तो वहां हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। अलीबाग पुलिस ने इस आशंका के मद्देनजर ही मुंबई पुलिस से मदद मांगी थी कि अर्णब गोस्वामी गिरफ्तारी की प्रक्रिया में बाधा खड़ी कर सकते हैं। लेकिन एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने बताया कि जब पुलिस उनके घर पहुंची तो अर्णब और उनकी पत्नी साम्यव्रत ने करीब 1 घंटे तक दरवाजा खोलने से इनकार किया, जबकि वो उनको बताते रहे कि वो अलीबाग केस में उन्हें गिरफ्तार करने आए हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि एक पुलिस वाले को पूरे घटनाक्रम का इसीलिए वीडियो बनाने की जिम्मेदारी दे दी गई ताकि उन पर कोई आरोप नहीं लगाया जाए। जब अर्णब ने दरवाजा खोला तो उनकी पत्नी वीडियो बनाने लगी और आरोप लगा दिया कि पुलिस ने उनके साथ हाथापाई की। इस अधिकारी ने हमें बताया कि जब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तारी की सूचना वाला नोटिस थमाया तो उनकी पत्नी ने उसे फाड़ करके फेंक दिया। तब पुलिस टीम ने अर्णब को पुलिस वैन में धकेल दिया और एनएम जोशी मार्ग थाने में एक स्टेशन डायरी एंट्री की और उसके बाद उन्हें अलीबाग पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस ने आखिर में कहा कि आईपीसी की धारा 306 के तहत अर्णब की गिरफ्तारी के लिए उन्हें किसी अरेस्ट वारंट की जरूरत नहीं थी। रायगढ़ पुलिस ने बुधवार सुबह रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी समेत 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस केस में अर्णब के साथ जिन 2 लोगों की और गिरफ्तारी हुई है उसमें से एक है फिरोज शेख और दूसरे हैं नितेश सारदा। गोस्वामी को वर्ली जबकि फिरोज को कांदीवली और नितेश को जोगेश्वरी से गिरफ्तार किया गया है। भाजपा के चैनल रिपब्लिक टीवी के हेड अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी के बाद से भाजपा की केंद्र सरकार के मंत्रियों से लेकर यूपी और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के मंत्रियों ने मोर्चा खोल दिया है। अर्णब गोस्वामी पर 53 वर्षीय इंटीरियर डिजाइनर और उनकी मां को 2018 में आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप है। इस आरोप के मुताबिक रिपब्लिक टीवी पर आर्किटेक्ट फर्म कॉनकॉर्ड डिजाइनिंग प्राइवेट लिमिटेड के एमडी अन्वय नाइक का 83 लाख रुपए बकाया था। नाइक ने रिपब्लिक टीवी का स्टूडियो तैयार किया था। 2 दूसरी कंपनियां आई कास्टेक्स और स्काई मीडिया और स्मार्ट वर्क्स भी अपना अपना बकाया चुकाने में नाकाम रही। पुलिस के मुताबिक इन तीनों कंपनियों पर कुल 5 करोड़ 40 लाख रुपए का बकाया था। अब जरा जानते हैं कि अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी जिस धारा 306 के तहत हुई है वो आखिर है क्या। दरअसल अगर कोई शख्स खुदकुशी कर लेता है और ये शक होता है या इस बात के सबूत मिलते हैं कि उसे ऐसा करने के लिए किसी ने उकसाया था या फिर किसी ने उसे इतना परेशान किया था कि उसने अपनी जान दे दी, तो उकसाने या परेशान करने वाले शख्स पर आईपीसी की धारा 306 लगाई जाती है। इसके तहत 10 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। अगर आत्महत्या के लिए किसी नाबालिग, मानसिक तौर पर कमजोर या फिर किसी ऐसे शख्स को उकसाया जाता है जो अपने आप ही सही और गलत का फैसला करने की हालत में न हो, तो उकसाने वाले शख्स पर धारा 305 लगाई जाती है। इसके तहत भी 10 साल की कैद और जुर्माना या उम्र कैद या फिर फांसी की भी सजा हो सकती है। काफी लोग इस धारा के तहत गोस्वामी की गिरफ्तारी पर सवाल उठा रहे हैं। धारा 306 के तहत गिरफ्तार होने वाले अर्णब कोई अकेले सेलिब्रिटी नहीं है। इस धारा के तहत और भी कई बड़े बड़े लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है या उन पर मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। आइए देखते हैं कि इस धारा के तहत और कौन कौन से प्रसिद्ध मामले हाल फिलहाल में भारत में सामने आए हैं।
मामला नंबर 1 है सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के केस का। सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या केस का अर्णब गोस्वामी के साथ तो एकदम सीधा कनेक्शन है। इस सीधे साधे आत्महत्या केस को जलेबी की तरह उलझाकर बिहार विधानसभा चुनाव तक घसीटने और भाजपा को चुनाव में सीधा फायदा पहुंचाने के लिए अर्णब गोस्वामी ने पूरी ताकत झोंक दी थी। रात दिन रिपब्लिक टीवी पर रिया चक्रवर्ती को विलेन बनाकर पेश किया जाता रहा और रिया को बिहारी अस्मिता का दुश्मन साबित किया जाता रहा। बता दें कि 14 जून को मुंबई स्थित अपने फ्लैट में सुशांत ने फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली थी। बाद में सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने पटना में रिया और उनके परिवार वालों के खिलाफ धोखाधड़ी और धारा 306 के तहत सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने जैसे संगीन आरोपों में केस दर्ज करवाया था। मामला नंबर 2 है रोहित वेमुला आत्महत्या केस का। रोहित वेमुला आत्महत्या केस में भी धारा 306 के तहत यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर पर केस दर्ज किया गया था। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे दलित छात्र रोहित वेमुला की खुदकुशी मामले में केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अप्पा राव के खिलाफ आत्महत्या के लिए विवश करने की धारा 306 के तहत केस दर्ज किया गया था। कुछ छात्रों की शिकायत पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 306 अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके केंद्रीय मंत्री दत्तात्रेय, एससीओ के वीसी अप्पा राव और विधान पार्षद एमएलसी रामचंद्र राव को आरोपी बनाया है। मामले में सुशील कुमार और रामकृष्ण नाम के 2 छात्र भी आरोपी थे। बता दें कि रोहित वेमुला का शव 17 जनवरी 2016 की शाम एचसीयू के न्यू रिसर्च स्कॉलर्स हॉस्टल के एक कमरे में फंदे से लटका मिला था। आंध्र प्रदेश के गुंटूर के रहने वाले रोहित को यूजीसी से जूनियर रिसर्च फेलोशिप भी मिली थी। उसके सुसाइड नोट के मुताबिक 6 महीने से उसे जेआरएफ फंड इन लोगों ने दिया ही नहीं था। अगस्त 2015 में एबीवीपी और अंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं में झड़प हुई थी। एबीवीपी नेताओं ने मामला दत्तात्रेय के सामने उठाया। उन्होंने एचआरडी मिनिस्टर तो जो उस वक्त थी ये स्मृति ईरानी, उनको चिट्ठी लिखी। इसके बाद रोहित वेमुला समेत यूनिवर्सिटी के 5 छात्रों को पहले हॉस्टल से सस्पेंड किया और फिर दिसंबर में इन्हें बाहर निकाल दिया। इसके विरोध में निकाले गए 4 दूसरे छात्रों के साथ रोहित 15 दिन से यूनिवर्सिटी में विरोध प्रदर्शन कर रहा था। उसकी सुनी नहीं गई। 5 के 5 छात्र खुले आसमान के नीचे टेंट लगाकर रह रहे थे। बाद में रोहित वेमुला ने आत्महत्या कर ली थी। मामला नंबर 3 है मुंबई में डॉक्टर पायल तड़वी आत्महत्या केस का। डॉक्टर पायल तड़वी आत्महत्या केस में आरोपी डॉक्टर भक्ति मेहरे, डॉक्टर हेमा आहूजा, डॉक्टर अंकिता खंडेलवाल के खिलाफ धारा 306 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कानून, रैगिंग विरोधी कानून, सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत केस दर्ज करके गिरफ्तार किया था। ये तीनों अपने जूनियर डॉक्टर पायल तड़वी को अनुसूचित जनजाति की होने की वजह से ताने मारते थे, जिसके बाद 22 मई 2019 को पायल तड़वी अपने हॉस्टल के कमरे में मृत पाई गई थी। मामला नंबर 4 है हरियाणा की 14 वर्षीय छात्रा रुचिका गिरहोत्रा का आत्महत्या का केस। हरियाणा की 14 वर्षीय छात्रा रुचिका गिरहोत्रा आत्महत्या केस में हरियाणा के पूर्व डीजीपी एसपीएस राठौड़ के खिलाफ धारा 306 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। बता दें कि रुचिका गिरहोत्रा ने डीजीपी एसपीएस राठौड़ द्वारा छेड़खानी से तंग आकर 28 दिसंबर 1993 को परेशान होकर के जहर खा करके आत्महत्या कर ली थी। मामला नंबर 5 है मुंबई में अभिनेत्री जिया खान की आत्महत्या का। अभिनेत्री जिया खान आत्महत्या मामले में 30 जनवरी 2018 को मुंबई की एक सत्र अदालत के न्यायाधीश के.डी. शिरभाटे ने भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत 27 वर्षीय अभिनेता सूरज पंचोली के खिलाफ आरोप तय किए थे। बता दें कि अभिनेत्री जिया खान 3 जून 2013 को अपने घर पर फांसी पर लटकी मिली थी। वो 2 दिन से सूरज पंचोली के घर पे ही रह रही थी और उसी दिन सुबह अपने घर लौटी थी।
मुंबई पुलिस को मिले 3 पत्रों के सुसाइड लेटर में जिया खान ने कथित तौर पर सूरज पंचोली से करीबी संबंध, शारीरिक दुर्व्यवहार और मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न के बारे में लिखा था, जिसकी वजह से उन्हें आत्महत्या करनी पड़ रही थी। अक्टूबर 2013 में जिया खान की मां राबिया खान ने बंबई हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और कहा था कि उनकी बेटी की हत्या हुई है और इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, जिसके बाद सीबीआई जांच की इजाजत दे दी गई थी। सीबीआई ने अपने आरोप पत्र में कहा था कि बॉलीवुड अभिनेता सूरज पंचोली ने अपनी प्रेमिका और मॉडल अदाकारा जिया खान से शादी का झूठा वादा किया और उसे आत्महत्या के लिए उकसाया था। मामला नंबर 6 है शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की आत्महत्या का। 17 जनवरी 2014 वो दिन जब सुनंदा पुष्कर ने कथित रूप से दिल्ली के लीला पैलेस होटल के रूम नंबर 345 में सुसाइड कर ली थी। 4 साल बाद इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 200 पेज की चार्जशीट दायर करके कांग्रेस नेता शशि थरूर पर सुनंदा पुष्कर पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया। चार्जशीट में शशि थरूर पर धारा 306 और धारा 498 ए के तहत चार्ज लगाया गया था। मामला नंबर 7 है जैन धर्म की संथारा प्रथा पर रोक का। 11 अगस्त 2015 को राजस्थान हाई कोर्ट ने आत्महत्या को ग्लोरीफाई करने वाले जैन धर्म के संथारा प्रथा पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुनील अंबवानी की बेंच ने यह फैसला सुनाया था। साल 2006 में निखिल सोनी द्वारा दायर याचिका में कोर्ट से कहा गया था कि ये उसी प्रकार की प्रथा है जिस प्रकार की सती प्रथा है। सती प्रथा चूंकि आत्महत्या की कैटेगरी में आती है तो इसे क्यों नहीं माना जा सकता। इसके बाद कोर्ट ने संथारा प्रथा पर रोक लगा दी थी। फैसले के अनुसार संथारा प्रथा के तहत देह त्यागने को आईपीसी की धारा 306 के तहत गैर कानूनी बताया गया है। अगर कोई संथारा प्रक्रिया से गुजरने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। संथारा प्रथा के पक्ष में एक पक्षकार की ओर से दलील दी गई कि जैन धर्म में संथारा प्रथा महत्वपूर्ण स्थान रखती है, इसे आत्महत्या या इच्छा मृत्यु की संज्ञा देना सही नहीं है। संथारा प्रथा आत्मा को पवित्र करने के लिए अंतिम तपस्या है। बता दें कि संथारा जैन समाज की वो प्रथा है जिसमें किसी व्यक्ति को अगर ये लगता है कि उसकी मौत निकट है तो वो अन्न जल त्याग देता है और मरने तक मौन व्रत रख लेता है।